नमस्कार। हेल्थ को बनाए रखने के लिए, फिटनेस को कंटिन्यू रखने के लिए वर्कआउट के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे ट्रेंड अभी प्रचलन में आ रहे हैं। और एक प्रसिद्ध अखबार में कुछ इस तरह का आर्टिकल देखा कि लोग 10,000 कदम चलते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ वज़न उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। इस तरह की कुछ अनुभवहीन जिम ट्रेनर्स के कारण बहुत सारी परेशानियों में आ रहे हैं, जिस पे कुछ मिथक उनके ऊपर चर्चा की गई। निस्संदेह बहुत अच्छा प्रयास था। मैं आज इन्हीं 5 मिथक के ऊपर आयुर्वेद का अभिमत क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है कि हम किस तरह से वर्कआउट करें, हम एक्सरसाइज किस तरह से करें, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो पहला मिथक या जो प्रश्न है वो है, क्या वर्कआउट करने से पहले लंबी स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है। आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेचिंग की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 90 सेकंड से अधिक अगर आप स्ट्रेच करते हैं किसी भी मसल को, तो वो उसकी ताकत अस्थायी रूप से कम हो जाती है। आयुर्वेद का मत अलग है। अष्टांग योग में जब आसन आदि का जो अभ्यास करने से पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, करने का विधान दिया गया है, जिसमें ग्रीवा संचालन है, हस्तपाद संचालन है, कटी संचालन है। ये सारी एक्टिविटीज़ करने से उन मसल्स में स्ट्रेच न होकर रक्त संचार की अभिवृद्धि होती है और रक्त परिसंचरण तंत्र सक्रिय हो जाता है और शरीर वार्म अप हो जाता है। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा शरीर को वार्म अप कर लेने से हृदय पे भी वज़न कम आता है और वो फ्रूटफुल रहता है। दूसरी जो बात आई वो आई कि क्या ज़्यादा देर तक दौड़ने से घुटने खराब हो जाते हैं। आर्टिकल में विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई कार के टायरों की तरह नहीं है कि ज़्यादा चलेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। हमारा शरीर गतिशील होता है, जो पुनर्जीवित कर सकता है अपने आप को, घुटनों में भी पुनर्जीवन हो सकता है। आयुर्वेद भी यही कहता है। आयुर्वेद ने तो ये कहा है कि हमारे शरीर की हम रक्षा उसी तरीके से करें जैसे एक रथी जिसका रथ होता था, या जैसे व्हीकल की हम अपने की टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से शरीर को भी अगर हम ध्यान रखें, सक्रिय रखें, तो वो और आदत में रखें। एक दिन के लिए एक्सरसाइज करें और फिर 10 दिन नहीं करें तो फिर उस अंग को, जिस भी ऑर्गन पे स्ट्रेस आता है, उसमें परेशानी हो जाती है। इसलिए हम भी यही बताएंगे कि दौड़ने से या चलने से किसी भी तरीके से कोई ऐसा नुकसान शरीर को नहीं होता है। आयुर्वेद ने जो तरीका बताया है वो 3 तरीके की व्यायाम की विधान दिया है। उसमें एक अध्वगमन कहा है। अगर आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तो उसको चंक्रमण में भी, पैदल चलने को भी उसमें शामिल किया है। तो वो उससे शरीर के किसी भी पर्टिकुलर अंग पे या किसी पोर्शन पे कोई प्रेशर ना आए बहुत ज़्यादा, ऐसा हमें करना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर दौड़ते हैं तो आपके घुटने ख़राब हो जाएंगे। ये आयुर्वेद भी इसको मानता है। अगला जो मिथक आया वो आया, क्या स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 10,000 कदम आवश्यक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 10,000 कदम कोई जादुई नंबर नहीं है। अगर आप 4,000 कदम भी चल लेते हैं तो पर्याप्त है। आयुर्वेद का मानना है कि आप कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो दौड़ें, चाहे आप चलें, चाहे आप कोई वेट लिफ्टिंग करें, चाहे आप जिम में जाएं, वो आपकी शक्ति के आधा, अर्ध शक्ति का ही विधान दिया है। आधी शक्ति का व्यायाम हो गया। इसकी जो लक्षण दिए हैं कि ललाट पे, नासा पे, कक्षा में, इनमें पसीना आ जाए और श्वास थोड़ी सी तेज चलने लग जाए, उसको बलार्ध कहा है। बल्कि आचार्य चरक ने तो इसको हृदय तक को जोड़ के हृदय में
उपरोध न हो, ऐसी जब लक्षण आ जाएं तो 10,000 का कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमें बलार्ध में हम पहुंच जाएं उतना ही हमें करना चाहिए। इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं इतना तो चलूँगा ही। इसमें भी बहुत सारी और बातें कही हैं। जैसे संक्रमण में उन्होंने कहा यत्तु संक्रमणम नाति देह पीड़ा कर्म भवत, इतना ही चलें, इतना ही दौड़ें कि शरीर को तकलीफ़ ना हो। दूसरा, ऋतु के अनुसार भी बताया है आचार्य ने। ग्रीष्म ऋतु में या आतप में बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी में भी दौड़ रहे होते हैं, तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। बालक हैं, क्षुधित हैं, त्रसित हैं, वृद्ध हैं, बहुत पैदल चले हुए हैं, अजीर्ण के बाद में, भोजन के बाद में, वात व्याधि में, कार्श्य में, श्वास में, काश में, क्षत में, भ्रम में, ऐसी व्याधियों में भी ये 10,000 कदम चलने वाली बात। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो अगर चलते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी आंतें, हमारा मस्तिष्क, ये सब बहुत अच्छी तरह से गतिशील होते हैं। लेकिन मात्रा के अनुसार, अर्ध मात्रा तक, आपकी शक्ति का आधा ही हमें कंज्यूम करना है। इसके बाद में एक मिथ्यक आता है, क्या कसरत के बाद बर्फ़ की सिकाई से बेहतर रिकवरी होती है? विशेषज्ञों ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रिकवरी अपने आप होती है। आयुर्वेद ने शिथिलीकरण का एक प्रावधान दिया है जिसमें शवासन या मकरासन करना चाहिए। इसके साथ ही जो व्यायाम के पश्चात शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो सूजन या चोट आदि की मरम्मत स्वयं शरीर करता है, लेकिन हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट में जिसको हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, हल्दी का दूध, तेल से अभ्यंग करना, उद्वर्तन करना, उद्घर्षण करना, संवाहन करना, गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी से सेक करना, अवगाहन करना, ये सब करने से जो भी कसरत के बाद में जिस संधियों को कोई सूजन या चोट आती है उसकी मरम्मत में फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेद का ऐसा कथन है। इसी तरीके से एक बात उन्होंने रखी, क्या मसल्स बनाने के लिए भारी वज़न उठाना आवश्यक है? विशेषज्ञों के द्वारा उसको बताया गया कि आप चाहे 30 किलोग्राम का वज़न उठाएं, चाहे 5 किलो से 12 किलो का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आयुर्वेद में जो व्यायाम के प्रकार बताए उसमें 3 तरीके का, जिसमें नियुद्ध मतलब मल्ल युद्ध जिस तरह से कहा जाता है, जिसको हम आजकल जिम कह सकते हैं, अध्वगमन वॉकिंग, और एक शिला निर्घातन मतलब वेट लिफ्टिंग, ऐसा 3 तरीके का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन दिया है। लेकिन जो व्यायाम की, एक्सरसाइज की जो फलश्रुति है या हमें एक्सरसाइज से क्या चाहिए, तो उनने व्यायाम की जो परिभाषा दी है उसी में कि ऐसी चेष्टा या ऐसा कर्म जो बल को बढ़ाए और शरीर में स्थिरता लाए। तो मसल्स बनाने का मतलब यही है कि स्थिरता लाए और बल का वर्धन करे। ऐसे जो भी कर्म हैं उनको व्यायाम में शामिल किया है। इसमें मन के अनुकूल हों, शरीर में स्थिरता आए, बल बढ़े, ऐसे कर्म को ही व्यायाम कहा है, और वो आयु, बल आदि को देखकर मात्रा के अनुसार करना चाहिए। ये आयुर्वेद का मत है। धन्यवाद। आज के इस प्रेजेंटेशन से आपको लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए और सोसाइटी को हेल्दी रहने के लिए अपना योगदान दें। जय आयुर्वेद।